बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात सियासी तौर पर किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने इतलात के मुताबिक तय कर लिया है कि वो अपना ये टेन्योर कंप्लीट करेगी, मुश्किल फैसले लेगी और जिस भी तरह मुमकिन होगा अवाम को मुश्किलात से निकालेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर मौजूद है, बरसरे पेकार है। लंबे जलसों करने के बाद अब लॉन्ग मार्च यानी आज़ादी मार्च की जानिब गामजन है। 25 तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कौन से नताइज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी। उसका मुतालबा यह है कि जनरल इलेक्शन फौरी तौर पर कॉल अप करने चाहिए। वो होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर हो जाएंगे तो क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बाकी जमातों के साथ। मुल्क के अंदर महंगाई के मामलात खासे गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। IMF को मनाने के लिए एक मरतबा फिर मिफ्ता इस्माइल साहब अपने डेलीगेशन के हमरा दोहा पहुंच चुके हैं और वहां पर IMF के वफ़द से मुलाकात करेंगे और कुछ बेल आउट पैकेज के हवाले से जो नई इंस्टॉलमेंट आनी है उसको भी मटीरियलाइज करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मीर साहब। मीर साहब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा PJ मीर साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसका फ़ैसला कि वो ये टेन्योर कंप्लीट करेगी, अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई है वो ये कहती है, आपकी दानिश के मुताबिक ये टेन्योर कंप्लीट करेगी और करेगी तो कैसे करेगी? देखिए, जो भी हुकूमत आती है उसका एक ही बयानिया होता है कि उसने अपना टेन्योर पूरा करना है। PTI का नहीं हुआ। अब द क्वेश्चन इज के मैं समझता हूं कि PMLN ये फंस गए। ये इसलिए फंस गए हैं बिकॉज 1.5 साल के अंदर ये वो अचीव नहीं कर सकते जो ये अचीव करना चाहते हैं। कैपेबिलिटी है, मैं समझता हूं इनके पास सारी आप नो हाउ है, इनके पास गुड मैन इन इसाक डार। बट द क्वेश्चन इज कि आप कैसे करेंगे। आप सारों ने 13 ये जो पार्टीज हैं इन्होंने सारों ने शोर मचाया था कि महंगाई बहुत हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, मुल्क नीचे जा रहा है और सबको पता। अब ये खुद सीट पे आए हैं तो अब इनको नहीं पता कि ये क्या करेंगे और ये कहते हैं नेचुरली वो कहेंगे कि हमें आप टाइम फ्रेम दें, हम वो पूरा करेंगे। इनके पास एक ऑप्शन भी है कि 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि हम 2.5 साल में करा देंगे इलेक्शंस। लेकिन इनके ऊपर जो एक भार पड़ गया है इमरान खान की PTI का, ये बहुत बहार है, ये बहुत बड़ा एक बहार इनके ऊपर है। उसके अलावा आप देखें कि PTI, मैं कहता हूं वो इतनी अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो ट्रेंडल ऑन कर रही थी, एक स्टेडी स्ट्रीम चल रही थी। वो स्ट्रीम 1.5 महीने के अंदर वो टूट गई स्ट्रीम। अब आपने स्क्रैच 1 से शुरू किया, अब मिफ्ता साहब आए, उन्होंने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई इन्होंने देखो महंगाई ये कर दी। आपने खुद आज 13.75% पे आप कह रहे हैं कि जी हम इधर पहुंच गए। सो द क्वेश्चन इज, ये ब्लेम गेम का अब आपने काम खत्म करना है और हमने आगे बढ़ना है। आगे आप एक ही तरीके से बढ़ सकते हो कि यहाँ एक ही डिफ्यूजन फैक्टर है। आप अनाउंस कर दो इलेक्शंस, PMLN को करने दो अपना काम, ताकि वो जिस तरह भी उनकी समझ है और उनकी इंटेलिजेंस है वो काम करें। क्यों? क्योंकि ये जो आपने नो कॉन्फिडेंस लेके आए ये इमरान सेंट्रिक है। इमरान सेंट्रिक से बाहर निकला और रियल मैच तो PPP और PMLN का है। ये तो पुराने एडवर्सरीज हैं, आज इकट्ठे हुए ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। सो इसके अंदर जो ब्लेम पड़ेगा, जो राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, इवेंचुअल ब्लेम इन पे ही पड़ेगा, PMLN पे। और अगर अभी अनाउंस नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस के अंदर ये आगे जाके इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लोगों को कोई परवाह नहीं है वेदर इट इज PTI, PMLN या PPP। उनको चाहिए भाई आपकी जो महंगाई है इसको खत्म करो, एम्प्लॉयमेंट को लेके आओ और इस वक्त जो बिजली का बुरहान है इसको ठीक करो। तो आई थिंक वी हैव टू सिट डाउन एंड लुक इनटू इट। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये बताइएगा इमरान याकूब साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं PJ मीर साहब और जिस किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, वो कहती ये हैं या उनसे समझ ये आती है कि मौजूदा हुकूमत से मिस कैलकुलेशन हो गई है। जिस तरह हैंडलर का भी जिक्र करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि सोचा कुछ था, हो कुछ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक सरप्राइज़ दिया है,
उसका अब मदावा करने के लिए इनके पास तब भी कोई हल नहीं है कि ये जल्दी से इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दें। आप मिस कैलकुलेशन को कंसिडर करते हैं? अगर करते हैं तो आपके ख्याल से कहां पे गलती हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस कैलकुलेशन को कंसिडर नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है, देखें, अपोजिशन को नहीं था पता कि यहाँ महंगाई है, अपोजिशन को ये नहीं पता था कि IMF के पास जाना है, अपोजिशन को ये नहीं पता था कि इमरान खान साहब पिछले 3 या 4 हफ्तों से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। अपोजिशन को ये नहीं पता था कि जो भी होगा आगे उनको भुगतना है। वो बड़े समझदार लोग हैं, उन्हें ये सब पता था। लेकिन जब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें हुकूमत से छुटकारा पाना है और हमें जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करके तो अपनी हुकूमत कायम करना है, तो उन्हें ये सब चीजों का पता था। उसके बाद लेकिन जिस बात का उन्हें नहीं पता था वो शायद ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि इमरान खान जब निकलेंगे तो वो दबाव ऐसा बनाने में कायम हो जाएंगे कि कुछ लोग जो हैं वो जो दोबारा इमरान खान के दबाव में आ जाएंगे। लिहाजा उनसे जो कैलकुलेशन में गलती कोई हुई वो शायद किस तरह से थी। बहरहाल मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया है कि उन्हें अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए तो ये एक अच्छा फैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अभी, या तो आप जब आए थे आप उस वक्त आते ही ना और कहते कि जनाब ये मामला है, हम मुश्किल फैसले नहीं ले सकते, इमरान खान साहब को टाइम पूरा करने देते। और इमरान खान साहब की मकबूलियत जिस तरह तमाम सर्विस में भी उस वक्त कम हो रही थी, लोग महंगाई से परेशान थे, सारा ब्लेम इमरान खान पे आ रहा था, तो आप उनको मजीद सियासी हवाले से गंदा होने देते। लेकिन जब आपने खुद अपनी मर्जी से आपकी कनपट्टी पे को पिस्तौल रख के तो आपको हुकूमत में नहीं लाया, आपने खुद तहरीक अदम-ए-एतमाद की, आपने खुद मीटिंग्स की, आपने खुद सारा मामला किया और फिर आपने शादियाने बजाय जब आप हुकूमत में आए, लिहाजा अब आपको ये भुगतना भी खुद ही है। अब आपने, अगर आप फौरी इलेक्शन में चले जाते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे लोगों से? लिहाजा हुकूमत को अगले इलेक्शन के लिए अपना बयानिया बनाने के लिए भी जरूरी है कि वो कुछ परफॉर्म करे, और वो परफॉर्म कब करेगी? जब उसे टाइम मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अगर टाइम गुजारने में कामयाब हो जाती है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ में ये काबिलियत, ये अहलियत जरूर मौजूद है। वो एक डूअर है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे, चाहे वो ऑप्टिक्स ही हो, कि जिसकी बिना पे वो अगले इलेक्शन में ये कह सकें कि जनाब देखें, जो पिछले 4.25 साल में नहीं हो सका, मुझे जो ये साल मिला मैंने उसमें ये काम भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वक्त गुजारते हैं तो इनके लिए अच्छा है। ठीक है मलिक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन कैपिटल में बनी हुई है और मुमकिन तौर पर जो बनने जा रही है, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इसी में बल्कि ऐड करना चाहता हूँ साथ ज़िमनी सवाल भी, जो शीरी मज़ारी साहिबा की अभी हमने देखा गिरफ्तारी हुई, 50 साल पुराने एक केस के ऊपर सारा केस आगे बनाया गया और फिर उनको अदालत ने इंटरवीन किया और वो रिहा हुई। क्या ये पैनिक है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फिलहाल क्रिएट किया गया है, या ये क्रिएट नहीं किया गया या हो गया है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन इस्लामाबाद, और उससे PTI या इमरान खान क्या अचीव कर पाएंगे? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना कि अगर आपने ये जो जमहूरियत, ये जो सारा हमने शोर डाला, निज़ाम डाला है, उसका एक बुनियादी मकसद ये था कि जब बादशाह सलामत का दौर था, माइट इज राइट था, तो जब बादशाह साहब जाते थे तो बेटों की लड़ाई, हु विल राइट टू रूल का मसला था। तो हम स्टेबिलिटी, इसलिए बड़ा ये जमहूरियत बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस हुआ कि इससे आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनती है। मेरे लिए पाकिस्तान में इस मौजू पे बात करने जुर्म बन गया है। जो असल इशू है, असल इशू है कि आपने जमहूरियत के नाम पे, क्योंकि आपका सवाल है जो क्योस का, आपने सवाल मुझे अदम एतमाद का किया, तो मैं जरा थोड़ा सा मौजू से हट के मौजू की तरफ आऊंगा। मैं समझता हूँ 75 साल से जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसका एक रियासती मशीनरी, फौज है, अदली है, ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमतें हैं, पॉलिटिशियन है, चलो अगर चूंगे मीडिया पाते हो एज ए फोर्थ स्टेट तो वो भी डाल लेते हैं। तो एक चीज कोई बात ही नहीं करती यार, डेमोक्रेसी की माँ जो है, जो स्पिरिट है, वो है कि आप अवाम के वोट से आते हैं और अवाम के वोट से जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कोई देख रहा होता है, वो आपको रिजेक्ट करता है, वो आपको एक्सेप्ट करता है। तो 75 साल में आपने लंडे की एक जमहूरियत लिया है, सूट आपने अच्छा सा खूबसूरत 3 कोट सलवा लिया, तो उसमें एक चीज भूली है कि यार ये वोट से आता है, वोट से नहीं जाता। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने, मुझे एक हुकूमत बता दे
जो वोट से आई है और वोट से गई है। ये क्यास की सबसे बड़ी वजह है। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्यास है, पॉलिटिकल क्यास है, आपका जो एक्स फैक्टर है वो असल ये फैक्टर है जिसने आपको तंग किया हुआ है। अब आप पे आपके मैं सवाल पे एग्जैक्टली इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का एक, जिस तरह हुकूमत ने कहते हैं ना उड़ता तीर ले लिया, तो खान साहब भी कोई अच्छे मूड में नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। खान साहब जब 2014 में आए थे तो उनका लव अफेयर भी किसी के साथ चल रहा था। तो अब वो पिछले तो महीने उनका ख्याल था कि वो न्यूट्रल वो जानवर होता है, वो महीने में बदलते रहते हैं ना, अप्रैल अब मई आ गया, उसको किसी ने बताया कि आप पोजीशन बदलें क्योंकि बड़े लीडर अपनी पोजीशन बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल होना चाहिए। तो भाई एक तो वरना पुराना लव अफेयर है, और अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ा था कि दुनिया में जो मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस है ना वो जैकबाबाद है आपका इस वक्त। 49 सेंटीग्रेड कराची में 2015 में रहे। आप मई के एंड में उस मुल्क में अवामी एक मूवमेंट करने जा रहे हैं जिसका सबसे बड़ा एनिमी वेदर है। सूरज पर भलवानी था डुगरी संभालिया जाए, तो वेदर जैसी फैक्टर, फिर 2014 वाला हनीमून भी नहीं है। खान साहब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, खान इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर कैलकुलेशन है। पॉलिटिकली मुझे अपने सारे पॉलिटिशियन से ज्यादा मेच्योरिटी नजर आ रही है, पॉपुलर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इमरान पहले करेगा जज, कितने लोग आते हैं, मौसम कितनी मार मारता है, क्योंकि अब वो अपने हमारे जो एक बड़े अच्छे कादरी साहब हैं जो इनको इस्लाम से बड़ा प्यार है, इस्लामी रियासत से बड़ा प्यार है, वो कनाडा से आते थे ना 4-5 महीने की इस्लाम और रियासत के लिए। इस बार उनको पता नहीं, याद ही नहीं रहा इस्लाम वो भी नहीं है। तो इमरान खान खुद एक बहुत बड़े चैलेंज में है, हुकूमत भी एक बहुत बड़े चैलेंज में है। तो जब पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो क्योस में हो, कंफ्यूजन में हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कंफ्यूज होती है। तो पाकिस्तान का मेरा सवाल यही है, जो आप सब तीनों से करो, मेरे से ज्यादा समझदार लोग इस वक्त बैठे हैं, तो अगर आपने इस रियासती ढांचे ने, इस निजाम ने ये नहीं करना कि आप वोट से लोगों को लाएं और वोट से निकालें, तो ये फिर कंपनी की मशहूरी इस तरह चलती रहेगी, हम टॉक शो इंशाल्लाह करते रहेंगे और इस तरह के। ठीक है पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना सर ये चाहता हूँ कि जिस तरह फरमा रहे हैं मलिक साहब, रियासती जिस तरह इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तमाम बड़े क्रेडिबल हैं और यकीनी तौर पे वो हर मुल्क के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से या रीसेंट पास में चले कह लीजिए, जिस किस्म का क्रिटिसिज्म या जिस किस्म की उंगलियां उठाई जा रही हैं अदलिया के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देखते हैं तो उनमें अपना इतना कयास है विद इन द पार्टीज़, आउटसाइड द पार्टीज़। लोग कहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये सारे दे लुक अप टू समवन। ये किसकी तरफ देखते हैं, कौन है जिसने जो है वो बागडोर संभालनी चीज़ों की और करेक्ट करना है, हाउस एंड ऑर्डर करना है? मुसीबत यह है कि अगर अदलिया आपके लिए कोई डिसीजन दे दे अच्छा तो वो बहुत अच्छी है, नहीं दे तो वो बहुत खराब है। आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ा, हर पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा है। कोई कहता है मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा, कोई नाम से बात कर लेता है और कोई कुछ और कॉनोटेशंस इस्तेमाल करता है। मुसीबत ये है कि इस खित्ते के अंदर जो ताहिर मलिक साहब बात कर रहे हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। हम डेमोक्रेसी के कलर के अंदर उस पे बड़ी बातें करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसीज नहीं है। देखो ना, वहां इलेक्शंस कोई नहीं है, तो आप किस डेमोक्रेसी की, जब पार्टी के अंदर इलेक्शंस ना हो तो आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लेके आ जाएंगे। और आपका जो एक आम आदमी है, एक सिटीजन है, उसको पता है कि उसका डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, या तो वो भी किसी को पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का आपको पता नहीं है। हम नारे लगा देते हैं, जमूर 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 करते हैं, लेकिन जमूर की आवाज है कोई नहीं। जमूर की आवाज आती है जब इलेक्शंस के दिन नजदीक आते हैं, आप उनके पास 500 रुपया 1000 रुपया दे के पहले उनको करप्ट करते हैं, उसके बाद आप आके कहते हैं हम करप्शन इसको खत्म करेंगे या आपको और इसके इनाम आपको देंगे। तो ये जो हम टोपी ड्रामा करते हैं ये एडहॉक अरेंजमेंट पे है, जस्ट टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, मैं कहूंगा कि प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट एंड रिचेस्ट पॉलिटिशियंस है, क्योंकि जो पाकिस्तान में काम होता है आप देखोगे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के पीछे ही उनकी वो फैक्ट्रीज है, कनेक्शंस है और लाइसेंसेस है और इस तरह के जो आप कह रहे हो जो फैसिलिटेशंस है वो इन्हीं के पास है। आम आदमी क्यों नहीं है? बाहर से देखो ना, आप हिंदुस्तान में देखो, बाहर से आदमी आके इन्वेस्ट करता है वहां। वो उन्होंने उन्होंने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी मोटर कार कंपनीज रेंज रोवर टाइप गाड़ियां उन्होंने अपने उधर ले ली हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हमारी इन फाइटिंग इतनी है कि मैं हूं, हम नहीं है। हमारे अंदर
हम वाला जब आपके पास ये जो इमरान एक नैरेटिव लेके आया है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट नैरेटिव। अब इस नैरेटिव को हम बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं, लियाकत अली खान से लेके जनरल मुशर्रफ तक, आप किसी को ले लें, कौन सही तरीके से गया है मुझे बता दो आप। जिसने अमेरिका की मुखालफत की है वो कहीं ना कहीं चला गया है। मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया दो गवर्नमेंट को डील करती है, एक गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन CIA। अब CIA जो है उसका एक आपको दुनिया का पता है कि वो टॉपल करती है, शाह ईरान है, उसके बाद आपने सद्दाम हुसैन को देख लो, आप उसके मिडिल ईस्ट में किसी और हाफिज असद कदाफी, आपने उधर नोरिएगा को देख लो, आप कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह उसने किया है, हर जगह जो उसके साथ चलता है। जॉर्डन चलता है, आराम से किनशिप चल रही है। उसने तो अभी ये पीछे ट्रंप ने आप देख लो कि MBS को क्या तड़ी लगाई कि हम तुम्हें भी उड़ा सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज इसके पीछे आपको कोई तो सर जब बड़े बड़े बुजुर्ग गए वो उसके साथ आंकड़ा लगा के नहीं चल सके। खान साहब कहते हैं कि जी ऐसी की तैसी अमेरिका की, अगर ये हुकूमत में दोबारा आ जाते हैं क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में है सारे। देखें, मैं तो कहता हूं अगर PTI भी आती है या PMLN आती है या PPP आती है, इनमें से वो मैं समझता हूं कि इस वक्त वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक इकोनॉमिक यू टर्न करें। आपके $135 बिलियन आप मकरूज हैं। $30 बिलियन हर साल बिफोर स्पेंडिंग ऑन द ओन पीपल, वो इकट्ठे करके आपने उसको देने हैं $30 बिलियन। अब उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि आपने अवाम को क्या देना है, तो अवाम के पास कहां से आएगा पैसा? मुझे बताओ, आपके पास कहां से पैसा? तो फिर खान साहब जो कह रहे हैं, जिस समझ में लेके जा रहे हैं, वो जज्बात में ज्यादा जा रहे हैं और रैशनैलिटी को जो है वो पीछे रखे हुए हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। इसका तो ये दूसरा मतलब निकलता है। नहीं मुर्तज़ा साहब देखें, वो जा रहे हैं नेशनलिज्म पे, वो नेशनलिज्म पे जा रहे हैं। उनका बयानिया और है, नेशनलिज्म पे हम जा रहे हैं। देखें ना, अब हमने बात कर खाएंगे कैसे, लोगों को खिलाएंगे कैसे? ये आराम ये फेल हो रहे थे, ये मेरे ख्याल तार साहब ने बात की, ये तो फेल हो रहे थे, इनको तुम चलने देते, 1.5 साल के बाद ये खुद ही नीचे बैठ जाते। आपने इनको रिवाइव करके इनको आपने नेशनल हीरो बना दिया पकड़ के। द क्वेश्चन इज, हर एक को पार कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का शौक है, लेकिन बाद में सॉल्यूशंस का कोई पता नहीं होता आपको। पावर्स में आने का शौक है, बाद में सोल्यूशन कोई नहीं। इमरान याकूब साहब, सर मेरा आपसे एक अवामी सवाल है। आपका माशाल्लाह बहुत तजुर्बा है, आपने बड़ी हुकूमतें आते भी देखी हैं और जाते भी देखी हैं। ज़रा ये फरमाइए कि इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क में है, महंगाई की, पेट्रोल की बात करें, बिजली की बात करें, खाने पीने की रोज़ अशिया खुरनोश की बात करें, सर आम शख्स की हालत इज़ार। मैंने उस दिन आउटडोर गया और मैंने लोगों से बातचीत की तो आप यकीन करें कि लोग गले पड़ते हैं। पहले वो इमरान का नाम था, अब उनको समझ नहीं आ रही वो नाम किसका लें। जो हुकूमत आई है वो उससे भी तंग है। लोग क्या करें इस वक्त? देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पीपल, मतलब तंग आ चुके हैं वो। मुर्तजा साहब, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार ही हम लोग हैं, हम आवाम हैं, तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपको एक बात जरूर तस्लीम करना पड़ेगी कि हमारे यहाँ सियासतदान को बुरा भला कहना, सियासतदान को गाली देना, सियासतदान को करप्ट साबित करना एक फैशन बन गया है। हम ये समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी सियासतदान पे डाल दें और खुद बरूज़ जुमा हो जाए। हालांकि एक बात को याद रखें कि बतौर मुसलमान भी हमें इस बात को समझना चाहिए कि कुरान पाक में भी जो है मफहूम उसका ये है कि जिस तरह के किसी कौम के अमाल होते हैं उसी तरह के उस पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसी तरह से हदीस मुबारका भी है जिसका मफहूम ये है कि आपके अमाल जो हैं वो ही आपके अमल का सबब बनते हैं। इस तरह की जो बातें देखें, आप एक चीज को समझ लें कि क्या हम सब कुछ एक सियासतदान पे डाल के खुद बरूजुमा हो सकते हैं? पीजे मीर साहब को मैं बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, माशाल्लाह हमेशा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन गुजारिश ये है कि पीजे मीर साहब से ही मैं ये सवाल भी करना चाहूंगा कि क्या हम लोग सब लोग, वो जर्नलिस्ट हों, वो एनालिस्ट हों, वो आपके डॉक्टर्स हों, वो इंजीनियर्स हों, वो बिजनेसमैन हों, क्या हम सब लोग या इवन मजदूर, सब्जी बेचने वाला, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है? एक सब्जी वाला जब मंडी से एक चीज लेके आता है, जी आज की आपको मिसाल दे देता हूं कि आज सब मंडी में घिया तोड़ी का रेट जो है वो था जनाब 200 रुपए के 5 किलो, और यहाँ जो हमारे घर के बाहर बेच रहा था उससे पूछा भाई कितने रुपए, उसने कहा जी 80 रुपए किलो।
मैंने कहा यार मंडी में तो आज ये 40 रुपए किलो अच्छी से अच्छी मिल रही थी और तुम 80। कहते हैं लेना तो ले, नहीं तो रहने दे। यानी आप अंदाजा कर दें इस बात का कि वो उसने अपना मुनाफा क्या रखा हुआ है, उसने क्या तय किया हुआ है। इसी तरह से आप मजदूर निकालें, वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा। आप अपने सहाफियों की मिसाल ले लें। हम जब समझते हैं कि साफी बन गए, हम ऑन कैमरा आ गए, हमें लाइसेंस टू किल मिल गया, हम जिसकी मर्जी शलवार उतार दें, हम जिसको मर्जी जो मर्जी कह दें, लेकिन हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर्स, लोग मर रहे होंगे लेकिन वो आपको मैकडोनल्ड खाते हुए नजर आएंगे आपके इमरजेंसी में, भाई देख लेंगे, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, हम खाना खा के आएंगे। तो मिन हैसुल कौम, आपकी कौम का मिजाज ऐसा हो गया है कि आप जब तक पूरी कौम की तरबियत नहीं करेंगे, उनको वापस अपनी इकदार की तरफ नहीं लाएंगे, जब आपके घर में आपकी माँ आपको ये नहीं समझाएगी कि आपने बेटा झूठ नहीं बोलना, आपने सच्ची बात करनी है, आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपने किसी की गर्दन पर नहीं चढ़ना, उस वक्त तक ये चीज नहीं होगी। हमें इन चीजों को ठीक करने के लिए अब ये काम करना होगा। हमें ये काम करना होगा। ये काम हम कैसे करेंगे, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं। आप मेरे साथ में एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ताहिर मलिक साहब, आपसे भी मैंने बड़ी जरूरी पूछनी है। एक ब्रेक है, उसकी जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, ताहिर मलिक साहब और इमरान याकूब साहब। ताहिर मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासतदानों की और उसमें घिरी अवाम की। अब इस सब असना के अंदर सहाफ़ी बरादरी भी आप जानते हैं कि साथ साथ ही है। रिसेंट पास्ट में भी, चंद ही रोज़ कबल, बल्कि आज कल में भी सहाफ़ियों के ऊपर पर्चे भी हो रहे हैं। छोटे थानों में, छोटे शहरों में भी पर्चे हो रहे हैं। फिर वो हाई कोर्ट से जाके ज़मानतें ले रहे हैं और बहुत सारे सहाफ़ी इस पर खामोश भी हैं। सियासतदानों का सहाफ़ियों पे इस किस्म का रवैया रवा रखना या अटैक करना, उनके घरों पे छापे समेत जो है फिर ज़मानतें होना, आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आप सवाल करते हो तो मेरी कोशिश होती है कि आपको इम्प्रेस करूं, उसका मुश्किल सा जवाब दूं। अच्छा, असल बात ये है भाई कि ये जो डेमोक्रेसी आप लेके आए ना, जो जर्नलिज्म, जो मीडिया लेके आए, ये वेस्ट की पेशकश है। वेस्ट एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। आप खुद अमेरिका से पढ़े हो, अपना पीजे मीर साहब भी लंदन में रहे हैं, तो मुझे खुद अभी तक नहीं समझ आई कि मैं क्या हूँ, एज ए जर्नलिस्ट क्या हूँ। जो वेस्टर्न, जो हमारा मीडिया का जो लफ्ज है, मीडिया, ये जो लाइव कवरेज है, टॉक शो, ये सारा वेस्ट है। तो वेस्ट की एक वैल्यू है मीडिया की, मैं जो समझता, जो मुझे भी समझ आई, वो ये कि जो पॉलिटिशियन है वो सब्जेक्टिव है। वो उसने आपसे वोट लेना है, उसने परफॉर्मेंस देनी है, उसने सच बोले झूठ बोले, उसका मसला है। जो मीडिया का काम है कि ऑब्जर्व करे, चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखे, इमोशनलेस रहे। मीडिया का अपना काम नहीं है। अगर ताहिर मलिक, मुझे बड़ा जोश आ गया, मुझे पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे ज़रदारी की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी लगती है, तो मुझे अपनी न्यूट्रलिटी कायम रखनी है, मुझे न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहने का मतलब है कि मैंने आर्गूमेंट का साथ देना है, मैंने फैक्ट्स का साथ देना है, मैंने जो हैपनिंग है उसमें जो रियलिटी है उसका साथ देना है। मैंने अपना मोशन नहीं देना, मैंने अपना गुस्सा भी नहीं देना, मैंने अपनी चॉइस भी नहीं देनी, मैंने अपनी पसंद भी नहीं देनी। क्योंकि हम एक क्योस में रह रहे हैं, हम एक कंसिस्टेंट वॉर में रह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट खुद एक ऐसा एक जज्बा है जहां पे रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूं जो पॉलिटिकल जवाल है पाकिस्तान का, वो मीडिया पे आ गया। मीडिया का क्या काम है, कोई पोजीशन ले। अगर मुझे बनाना बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसका प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो आई हैव 100% फ्रीडम कि मैं इस्तीफा दे दूं या रिजाइन कर दूं, तो महीने के लिए, साल के लिए, 5 साल के लिए मीडिया छोड़ के पीटीआई में चला जाऊं। दिल से मेरा राइट है, दुनिया का कोई बंदा मेरा मोशन रोक नहीं सकता, पहले ये क्लियर है। मगर अगर मैंने जर्नलिस्ट रहना है, मीडिया का हिस्सा रहना, अखबार का हिस्सा रहना, टीवी का हिस्सा रहना, फिर आई मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। मैंने एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहना है, और न्यूट्रल पोजीशन ये है इमोशनलेस। मैंने सच देखना है, उसका साथ देना है। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जो ये क्रैकडाउन कर रही है गवर्नमेंट इन सहाफ़ियों के ऊपर, वो ठीक कर रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जर्नलिज्म नहीं कर रहे, रैशनल अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर रहे। ये इकट्ठी है ना, ये आप एक बीमारी की बात कर रहे हैं। आपका जो पॉलिटिशियन है वो भी बीमार है, वो प्रोसेस से नहीं आ रहा,
वो सिस्टम से नहीं आ रहा, इंस्टीट्यूशन से नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले बता दिया, वो ना वो इलेक्शन से आता है ना वो इलेक्शन से जाता है। तो एक बीमारी तो आपने ये पाली है। उस बीमारी का दूसरा इफेक्ट हुआ है कि मीडिया भी बीमार हो गया, मीडिया खुद पार्टी बन गया। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सैनिटी, कोई दुनिया का जर्नलिज्म जो है आपको अलो करता है कि अगर आप मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे बड़े बड़े सीनियर में कई लोग ये पॉलिटिकल ओहदेदार रहे हैं, तो भी अगर आप रहे हैं, आपका राइट है, आप छोड़ दें। आप मीडिया से 15 साल के लिए, 2 साल के लिए ब्रेक ले लें, इस्तीफा दे दें, दोबारा जॉब में आ जाए। तो जर्नलिस्ट का इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना भी एक क्राइम है, और पॉलिटिशियन का मीडिया की आवाज दबाना भी एक क्राइम है। तो मैं समझती ये 2 बीमारियां इकट्ठी हुई हैं। ठीक है, पीजे मीर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, मलिक साहब भी, इंडिविजुअल्स का जो जर्नलिज्म में है या जर्नलिस्ट का न्यूट्रल होना जो है वो उनके पेशे का तकाजा है, उनका ये कहना है। लेकिन इस सब के अंदर हम ये देखते हैं, जब बिल्कुल रैशनल होने की बात करते हैं या न्यूट्रल होने की बात करते हैं, दुनिया भर का, वेस्ट का भी बहुत सारा मीडिया है जिसके बारे में बहुत सारी थेरीज हैं, राइटअप्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं, रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि वो न्यूट्रल नहीं हैं, वो अपनी स्टेट का साथ देते हैं या इंटरनली भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो क्या इन मीडिया पावर्स या मीडिया हाउसेस और इन जर्नलिस्ट के दरमियान कोई फाइन लाइन है, थिन लाइन है जिसको समझना ज़रूरी है? अगर वो कर सकते हैं मीडिया हाउसेस, तो साफ ही नहीं कर सकते। आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? मीडिया हाउसेस जो है वो डायरेक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस हैं वो कहाँ से कमाएंगे? गवर्नमेंट के उनके फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, सारे मीडिया को करती है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि वो जो छोटे चैनल्स हैं उनको इतना नहीं करती, जिनकी व्यूअरशिप है या रेटिंग्स है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, कोई भी गवर्नमेंट। अब दूसरी चीज ये है कि आप बैंक करते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तीसरी चीज है कि जो बिताया साहब ने जो बात की है कि आपके रिपोर्टर्स को तो पैसे आप देते नहीं है, तो वो जाके ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे लेते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फैक्ट है ये। सो द क्वेश्चन है राइजेस, आपने करना क्या? आपने एक थिन लाइन खुद ही डिवाइड करनी है कि नंबर 1, स्टेट को आप टच ना करो, जो आपके जो सेंसिटिव इदारे हैं, लीव देम आउट ऑफ इट। और साथ साथ अगर जो आपने बात करनी है, जैसे दाया साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आप ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करो, डोंट साइड्स मत लो, क्योंकि बिकॉज ये जो मीडिया का जो एंकर होता है, कोई भी होता है, उसका काम बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो साइड्स लेना शुरू कर देगा, और लोगों को पता चलता है 1 मिनट के अंदर कि कौन किसकी साइड ले रहा है, कौन कहाँ ले रहा है। लेकिन हमारे लोग भी ऐसे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि अगर आपने 2 लफ्ज नवाज शरीफ के तारीफ के, ये तो नवाज शरीफ का आदमी है, वो इमरान की बात की, इमरान का, ये जरदारी है, वो जरदारी का है। ये हमारा एक अजीब किस्म का अलमिया है कि हम एक दूसरे की, अगर कोई ईमानदारी से भी रिपोर्ट कर रहा है या बात कर रहा है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि सर आपने मेरी अच्छी बात करनी है, दूसरे की नहीं करनी। और उसमें क्या होता है, फिर आपके अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जो कि फ्रैक्चर्स हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसको हमें दूर करना है, और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, ऑनेस्ट डिपिक्शन एंड ऑनेस्ट नैरेटिव्स जो है वो आपने लोगों के सामने लेके आएंगे। ये नहीं लेके आएंगे, डोंट फॉरगेट, आप एक जज की सीट पे बैठे हुए हो, और आपका तराजू बिल्कुल सेंटर में आपका रहना चाहिए, और किसी की फेवर आप ना करो, बट ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करो। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जरूरी है। ये बताइएगा, इमरान साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, मलिक साहब भी और मीर साहब भी, सहाफ़ियों के साथ या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या टारगेटेड सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे सामने है, वो सही है या गलत है, एक डिबेट है, इसको जितना भी हम कर लें ज़ाहिर है इट विल टेक इट्स टाइम। जर्नलिस्ट के साथ साथ पॉलिटिशियंस के साथ भी हो रहा है, और रिसेंटली अभी शीरी मज़ारी साहिबा के साथ जो हुआ, वैसे वो भी एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं लेकिन अब वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। आप शीरी मज़ारी का अरेस्ट और फिर अदालत का इंटरवीन करना और फिर उनकी रिहाई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात है आजादी इजहार राय। देखिए पूरी दुनिया में, तो मलिक साहब हों, मीर साहब हों या आप हों या थोड़ा सा मुझे भी देख लें, हम चारों वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ने मौका दिया और वो दुनिया घूमे और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखा, वेस्ट में गए, ईस्ट में गए। करेक्ट। जब आप ये सारी चीजों का मुशाहिदा करते हैं तो आपको नजर आता है कि मुहज़्ज़म मुआशरे की जो खूबियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी खूबी इजहार राय की आज़ादी होती है। करेक्ट। अब देखिए यही खूबी इस्लाम ने भी दी, और ये इजहार राय की आज़ादी ही थी जिसके तहत खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक साहबी ने खड़े होकर पूछा कि सबको एक एक चादर मिली थी और आपकी एक चादर में तो
आपका लिबास बन नहीं सकता था, तो आपके पास ये दूसरी चादर कहां से आई? तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया बल्कि उसको जवाब दिया। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने टैबूज बना लिए हैं कि जिसके बारे में कोई बात की नहीं जा सकती। अगर आप बात करेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे, अगर आप बात करेंगे तो आप पे पता नहीं क्या क्या इल्जाम लग जाएगा, और अगर आप बात करेंगे तो एक सियासी जमात आपको लिफाफा बना देगी, दूसरी सियासी जमात आपको लोटा होने का ताना दे देगी, और तीसरी सियासी जमात आपको कुछ और कह देगी। देखें, जो अदालतों की बात है, हमारे यहाँ तमाम इदारों को, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो आपकी अदलिया हो, तमाम इदारों को अपने अपनी हदूद में रह के आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहिए। शायद मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बात है, देखें, माशरों में जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ कभी भी चीजें बेहतर नहीं होती। आर्जी तौर पे तो आपको लगता है कि सारा गुडी गुडी है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन उसके अच्छे नताइज नहीं आते। अच्छे नताइज उसी वक्त आएंगे जब आप मुस्तकिल बुनियादों पे वो असूल बसा कर दें जिनकी बिना पे ये ना हो सके। अब शीरीन मज़ारी साहिबा की जो बात है, सब लोग तो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने बड़ी ज्यादती की, फलां किया, लेकिन आप ये देखें कि उनकी बेटी ने खुद क्या कहा। उन्होंने कहा जी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बेटी ने कहा, मैं तो शीरीन मज़ारी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो शीरीन मज़ारी साहबा जो हैं उन पे अब ये मुकदमा कितना भी पुराना था, लेकिन अभी आपको याद है उस्मान बुज़दार साहब के दौर में जब डीजी राय मंजूर थे, उस वक्त ये सारा मामला हुआ। मैं कहता हूँ वो 100% इनोसेंट है, लेकिन क्या ये फर्ज नहीं बनता कि वो अगर उन्हें किसी ने बुलाया तफ्तीश के लिए या तहकीक के लिए, तो वो जाके उनको बताएं, रिकॉर्ड दें और कहें जी मैं तो बेगुनाह हूं। हमारे यहाँ इंतजार किया जाता है पहले कि कोई ऐसी सूरत हो जिसको हम वो चूरन बेच सके और फिर कह सके कि जनाब हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहे। वक्त की थोड़ी सी कमी है मलिक साहब, वेरी शार्पली मैं चाहता हूँ एक दो चीज़ों पे आप आंसर दीजिए। ये बताइए कि लोगों के लिए जो सुन रहे हैं आपको, हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको कोई मुस्तकबिल करीब में पॉजिटिव सिचुएशन दिखा रहे हैं या आपके ख्याल से अभी मुश्किलात हैं जिससे लोगों को गुजरना होगा? लोग किस डायरेक्शन में लगे सर, कुछ तो दसो। सर क्योस है, देखें ना, आपका लीडरशिप का क्योस स्टैब्लिश हो गया है। पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला वही इमोशनलिज्म है। इमरान इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, मगर उसकी पॉपुलैरिटी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप 3.5 साल रहे हैं, तो एक मिनट साहब पे मैं बोलना चाहूंगा। आपने अमेरिका की आजादी के लिए क्या किया? अमेरिका से आजादी नारों के साथ आती है, अमेरिका से आजादी आती है पर कैपिटा बढ़ा के, एजुकेशन बढ़ा के, एक्सपोर्ट बढ़ा के। आप यहाँ पे लोगों को प्रोडक्टिव बनाए। पाकिस्तानी भी जब करेंगे ना तो आप अमेरिका से लड़ सकते हैं। आप लोगों की अपनी यूनिवर्सिटियों का तो बजट आपने आधा कर दिया। मैं इमरान पे अकेला टैग नहीं कर रहा, यही काम नवाज ने करना है, यही शहबाज ने करना है। पाकिस्तानी लीडरशिप का जो फुकदान है, वीएन का और मॉडर्न जो थिंकिंग है, इनमें किसी में मैंने मैनेजमेंट नहीं देखी। कोई टाइम की इनकी सेंस नहीं सही। मतलब खान साहब के लिए मुझे नहीं, मेरी समझ से बाहर इस गर्मी को क्यों उन्होंने ये पिक किया। और मतलब पॉइंट सारा सिंपली ये है कि इनको मॉडर्न जमाने की पॉलिटिकल पार्टी समझनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है इनके पास एक्सपर्टी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मीडिया के, लॉ के, हेल्थ के। तो इस तरह सिर्फ तकरीर इमरान खान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इज ए वेरी वेरी पॉपुलर मैन, मगर मेरा खदशा है कि मैन भी दो एनी प्लान। और बाकियों का तो पॉपुलैरिटी भी मसला नहीं, वो पावर ले रहे हैं। तो मैं बेसिकली डिप्रेस हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का इमीडिएटली मायूसी के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब, बिल्कुल लास्ट कमेंट, मुझे बिल्कुल 2 लाइनों में बताइएगा, कोई अच्छा मुस्तकबिल देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब के अंदर, या बुरा मुस्तकबिल या मुश्किल मुस्तकबिल देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? सिर्फ 2 चीजें आप पाकिस्तान में। नंबर 1, आगे अगर आपने देखना है पाकिस्तान को, एक फ्लरिशिंग पाकिस्तान, एजुकेशन फ्री कर दे पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ आप देखोगे कि आपकी नया प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। दूसरा कुरान मजीद को उर्दू और अरबी का तर्जुमा लेके फ्री लोगों को बांटो। आप तो कुरान नहीं खरीद सकते जिसके हम रेफरेंसेस हर जगह बैठ के दे देते हैं। लेट द पीपल रीड, उसके बाद आपके अमल और अमाल पे काम होगा। ये 2 चीजें आप कर दो, पाकिस्तान विल गो वंडर्स।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे पीजे मीर साहब, ताहिर मलिक साहब, इमरान याकूब साहब, तीनों साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, मेरे सीन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद खबरें और एनालिसिस आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।